ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये चैप्टर 5 है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसमें हम इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स डिस्कस करेंगे, उसका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन क्यों जरूरी है? एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ती है। फैसिलिटीज यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। देखिए, जब हमारे पास ट्रेन प्रोफेशनल होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आपके जितने भी एरियाज में काम करने वाले प्रोफेशनल्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे होंगे, हाई स्टैंडर्ड्स होंगे, हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स होंगे, तो क्या होगा? हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास तेल है, खनिज है, हमारे पास आयरन ओर है, हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबका अच्छी तरह यूज करेंगे हम लोग। फिर हमारे पास पैसा भी ज्यादा होगा, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो करते हैं भाई, अपने काम के द्वारा पैसा ज्यादा कमाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी करते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे पास पैसा होगा, हम अपने संसाधनों का, अपने देश में जितने नेचुरल रिसोर्स का यूज कर पाएंगे। ठीक है, सारे रीजन्स में, जितने भी हमारे रीजन है, देखिए हर प्रांत में, इस देश के हर प्रांत में मिट्टी सोना उगलती है, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करने की जरूरत है बस। ठीक है, इट एक्सपेंड्स मेंटल होराइजन ऑफ पीपल। जब एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, एक स्किल्ड बंदा होता है, उसका जो सोचने समझने का स्तर है और लोगों से बात करने का स्तर है, उनको ट्रेनिंग प्रदान करने का स्तर है, वो भी अच्छा हो जाता है। इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाता है, क्यों? वो काम ज्यादा करेंगे, लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे, इमोशनल एनवायरनमेंट अच्छा होगा और काम प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी और डेवलपमेंट ज्यादा होगा। इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ द सिटीजंस। जब इंसान ट्रेंड होता है, पढ़ा लिखा होता है, सेंसिबल होता है, ज्यादा कमा रहा है, तो क्या होगा, वो अपने संस्कृति को, अपना जो भी ट्रेडिशंस उनको अच्छी तरह फॉलो कर सकता है, कि उसका दिमाग थोड़ा शांत होगा। भाई देखिए, अगर मैं ट्रेंड नहीं हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं, तो कमा नहीं सकती ढंग से, और मेरा दिमाग कहाँ लगा रहेगा, पैसा कमाने में, तो मैं ट्रेडिशन पे, कल्चर पे खास ध्यान दे पाऊंगी। तो एक इंसान तभी ट्रेडिशंस, कल्चर से ध्यान देता है जब वो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, उसके पास पैसा होता है, और सबको संस्कारों को निभाने का, कल्चर को समझने का, उसे फैलाने का समय हो और साधन हो। इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी। और देखिए, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, सारा बताने के बाद ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप होती है, एक इंसान का व्यक्तित्व निखर के आता है पढ़ाई से। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब देखिए, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि हमारे पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थी, एंटरप्राइजेस थे, उन्होंने हमारे देश का एक आधारभूत ढांचा बनाया। अब गवर्नमेंट को क्यों एजुकेशन प्रदान करने की जरूरत है हमारे देश में, प्राइवेट सेक्टर ही क्यों नहीं कर सकता, ये देखना है। These sectors need huge investment with a very high fixed expenditure। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, अभी भी हमारी जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा गांवों में रहती है, और कौन से प्राइवेट स्कूल से जो गांव में जाकर अपना स्कूल खोलना चाहेंगे? क्यों? गांव के लोग इतनी फीस नहीं दे पाते, गरीब भी होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों के पास किसान की जमीन भी नहीं है, तो आमदनी कम है, इसलिए फीस भी कम दे पाएंगे, और वहां पे प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो एस्टेब्लिश नहीं होंगे। इसीलिए वहां पे क्यों ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारे स्कूल्स बनने में, लाखों करोड़ों की तादाद में स्कूल बनने हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर इसको पूरा नहीं कर सकता। और फिक्स एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा, फिक्स यानी एक जो मुश्त वहां खर्चा होना बहुत ज्यादा होना है, एक साथ बिल्डिंगें बननी है बहुत सारी, बच्चों के लिए सुविधाएं प्रदान करनी है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। It is difficult to expect private sector to investors to invest in health and education unless they are allowed to recover their huge cost through high price of these services। यानी कि बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करेगा प्राइवेट सेक्टर अगर ऐसी सर्विसेज दे भी देता है, और वो वहां के लोगों के बस की बात है। इसलिए गवर्नमेंट इन साधनों को प्रोवाइड करती है गाँव में और पूरे देश में, जो लोग गरीब हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, या सभी के लिए। पीपल इन अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। अभी भी इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, अभी भी सारे लोग अच्छे स्तर पर नहीं आ पाए हैं, पैसा नहीं है, और ऐसे देश में एजुकेशन और हेल्थ का इतना हाई प्राइस जो प्राइवेट सेक्टर चार्ज करता है वो हम वहन नहीं कर पाते। फिर आता है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ दीज सर्विसेज आर अनअवेयर अबाउट द क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज व्हिच लीड्स टू द एक्सप्लॉइटेड बिहेवियर ऑफ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब जो हमारे देश के लोग हैं, सीधे साधे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, जो कस्बों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन्हें क्या पता भाई क्या सर्विसेज मिल रही हैं। अब प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो उनसे बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर लेते हैं, उनको सर्विस इतनी अच्छी नहीं मिलती, तो भी गवर्नमेंट इसलिए भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज टू एंश्योर दैट दीज सर्विसेज प्रोवाइडर्स adhere to stipulated standards। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है प्राइवेट सेक्टर में वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करें।
When basic education and healthcare is considered as rights of citizens, the government needs to make provision for free of cost education and health services. जब हमारे देश में क्या हेल्थ केयर और बेसिक एजुकेशन क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, और डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट को प्रदान करना, बैकवर्ड सोसाइटीज को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना है, और वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। मेजरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मेजर कैसे करना, कैसे नापा जाए, एज परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो कितना करती है उसकी परसेंटेज का कितना आपका जाएगा एजुकेशन के लिए, इस तरह मेजर करते हैं, या एज एक्सपेंडिचर ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, या जीडीपी की कितनी परसेंट हमने अपने एजुकेशन या शिक्षा के लिए खर्च की है। दो तरह मेजर होता है, जैसे कैसे टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज या जीडीपी का परसेंटेज, हमारा दो तरह से। एज पर एजुकेशन कमीशन 1964-65 गवर्नमेंट शुड स्पेंड 6% ऑफ टोटल जीडीपी ऑन एजुकेशन। तो जो एजुकेशन कमीशन 1964-65 में बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसके हिसाब से जीडीपी का 6% हमारा शिक्षा के लिए खर्च होना चाहिए हमारे बजट का। In 1999, the government of India appointed the Tapas Majumdar Committee. 1999 में आई Tapas Majumdar Committee, which estimated that government needs to spend rupees 1.37 lakh crore on education over the period of 10 years from 1998-99 to 2006-2007 to bring all children under age group of 6 to 14 years under education cover. देखिए ये आंकड़े हैं, ठीक है, MCQs में काम आएंगे, लेकिन आपको एक मोटी मोटी चीज बताते हैं। तपस मजूमदार कमेटी ने क्या कहा कि गवर्नमेंट को 1.37 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर वो चाहती है, मतलब अगले 10 साल तक वो भी, अगर वो चाहती है कि 6 से 14 साल के बच्चे एजुकेशन कवर में लाए जा सकें। अब देखिए गवर्नमेंट ने कोशिश भी पूरी की, लेकिन हमारी आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो टारगेट आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, देन एजुकेशन फाइनेंस, हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच, कौन कौन स्पेंड करता है, कितना कितना स्पेंड करता है, ये आंकड़े हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिटवीन 10 to 30% ऑफ इट्स टोटल एनुअल बजट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एनुअल बजट का 10 से 30% तक खर्च करती है, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग खर्चा करते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बजट्स अमाउंट टू अप्रॉक्सीमेटली 74% ऑफ द टोटल एजुकेशन बजट ऑफ इंडिया। जो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है, हर प्रदेश की सरकार जो खर्च करती है, वो क्या है, पूरी हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, उसका 74% है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करती है, उनको जो बजट मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रुपीज 45,000 करोड़ एनुअली, नियरली 3% ऑफ द टोटल एनुअल बजट, और जो एनुअल बजट है गवर्नमेंट का उसका 3% खर्च करती है वो। टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट स्टेट्स एज वेल एज द सेंटर, कितना 80 to 90%। जो खर्चा गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पूरा क्या 80 to 90%, जितना भी हमारे देश में एजुकेशन व्यवस्था है उसके ऊपर 80 से 90% जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट करती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए। द पेरेंट्स बाय द वे ऑफ फीस, जो पेरेंट्स फीस देते हैं अपने बच्चों के लिए वो 4-5% होती है। प्राइवेट ट्रस्ट जो होते हैं वो 7% तक होते हैं, और एंडोमेंट्स जो आपके डिफरेंट जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कहीं से आपको गिफ्ट मिल गया, कहीं से दान मिल गया, डोनेशंस मिले, वो 3% तक होता है। ठीक है, तो आपका इस तरह से आपका खर्चा होता है, यानी कि 20% के रेंज में आगे 80-20 मतलब वेग है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जाते रहते हैं ये। देन ये एक्सपेंडिचर से इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ये आंकड़े हैं, इनको खुद देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो याद रखने की जरूरत है। देखिए 1950-51 में हमारे पास 2.23 लाख क्या थे हमारे पास प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स के, और बढ़ के कितने हो गए 12.70 लाख, 12.70 लाख हो गए हमारे पास। सेकेंडरी स्कूल्स हो गए 7.4 थाउजेंड थे आजादी के समय पर जब हमने प्लानिंग शुरू की, और अब कितने हैं 2.52 लाख हैं। कॉलेजेस पहले 578 थे, अब 39,071 है। यूनिवर्सिटीज पहले हमारे पास 27 थी, इस समय हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटीज है 799, जिनमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूडेड हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, प्राइमरी मिडिल में पहले आपके 19.15 लाख थे, अब 17 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसे 15 लाख जो बच्चे थे सेकेंडरी स्कूल में, अब कितने 3.2 करोड़ हैं। और हायर एजुकेशन में कितने 3.6 लाख थे आजादी के समय, अब कितने हैं 346 लाख है स्टूडेंट्स हमारे पास। इस तरह हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, संसाधन बड़े हैं लेकिन पॉपुलेशन से ज्यादा बड़ी, इसलिए हम
अभी इतनी तरक्की नहीं कर पा रहे। ऐसे एडल्ट रेट है आपका, परसेंटेज पीपल एज 15 प्लस, मेल जो है उनका क्या है परसेंटेज आपका, ये आपका 1950-51 में आपका कम था, बढ़ते बढ़ते और ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। देन आपका है, ये बुक में भी आपकी टेबल्स दी गई हैं, ठीक है, तो आप इन देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजुकेशन व्यवस्था को देखते हैं, उसके संसाधन देखते हैं। एनसीईआरटी जिसकी बुक्स आप पढ़ते हैं, तो सीबीएसई के बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मली, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है। इट इज बेसिकली एंगेज्ड इन डिजाइन टेक्स्ट मटेरियल अप टू द सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये जो किताबें हैं उनको डिजाइन करती है, टेक्स्ट मटेरियल जो पढ़ने लिखने की सामग्री है उसको डिजाइन करती है सीनियर सेकेंडरी लेवल, 12th के लेवल तक। यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इट इज प्राइमरीली द फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो उच्च शिक्षा है, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई होती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होती है, उनके लिए ग्रांट्स देती है, मतलब आपकी सहायता, आर्थिक सहायता देती है, उनको फंडिंग करती है। इट ऑल्सो एनफोर्सेस द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन द कंट्री। हायर एजुकेशन जितने रूल्स हैं, जितने आपके रेगुलेशंस हैं, वो भी एनफोर्स करती है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इट एनफोर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन इन द कंट्री। जितना भी आपके टेक्निकल इंजीनियरिंग एजुकेशन होता है, जितने आपके इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर साइंस के हों या मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जो सब हैं, वो सब एजुकेशन कौन देता है आपका, BCA BBA वगैरह, सॉरी BBA इंजीनियरिंग वगैरह कौन कराता है, वो ICT के अंदर आता है। MBA भी आता है उसमें। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मीडिया मेडिकल रिसर्च, इट एनफोर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द एजुकेशन रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर में जितना भी एजुकेशन होता है उसमें रेगुलेशंस है, वो सबको ICMR देखता है। तो एजेंसीज हैं हमारी। चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, क्या क्या चैलेंजेस हैं? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारे पास लार्जेस्ट इलिटरेट्स है। क्यों है? देखिए, इसको ऐसे मत देखिए, इसको आपको एब्सोल्यूट नहीं देखना है। बाकी देशों की आबादी कम है, इसलिए उनकी इलिटरेट्स भी कम है। हमारे देश की आबादी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, इसलिए हमारे पास लार्जेस्ट लिटरेट्स भी हैं वर्ल्ड में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत तेजी से पढ़ रहे हैं। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन है। हाँ, ये कमी बहुत ज्यादा बड़ी है कि हमारे यहाँ डिग्री बहुत अच्छी मिल रही है लोगों को, बहुत सारे डिग्री धारक हैं। सब्जी बेचने वाले की भी शायद BA या MA की डिग्री हो सकती है, लेकिन उसके पास जो स्टैंडर्ड्स है एजुकेशन के वो कम है, उसके पास नॉलेज नहीं है। तो हमें पढ़ना किस तरह, नॉलेज गेन करके पढ़ना है। जेंडर बायस इन मेल फीमेल एजुकेशन, आज भी मेल्स को ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं आपके घरों में, हमारे घरों में फीमेल्स को इतनी नहीं होती। जिन घरों में बराबरी के जो सुविधाएं प्रदान होती हैं उनमें मेल फीमेल जो बच्चे हैं दोनों ही अच्छी तरह से पढ़ लिख सकते हैं, स्किल प्राप्त कर सकते हैं। लो रूरल एक्सेस लेवल, तो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े जो आपके पूरे पिछड़े इलाकों में बसे हुए हैं, पहाड़ों में, जंगलों में या भीड़ों में, रेगिस्तान के आसपास जो गांव है, वहां पे क्या है, एजुकेशन का जो कॉलेजेस स्कूल सब बहुत दूर दूर है, एक्सेस नहीं है, उनको प्राप्त नहीं हो पाते वो साधन, और अभी बहुत सारे हमें स्कूल स्थापित करने उन एरियाज में। प्राइवेटाइजेशन, आउट ऑफ रीच ऑफ पुअर, जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट स्कूल जो बने हुए हैं वो तो गरीबों की पहुंच से ही बाहर, वो इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी उन्हें पढ़ा ही नहीं सकता। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, अभी भी गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है लेकिन वो सेट लिमिट से, जो कमिटेड लिमिट था उससे कम है। देखिए 6% डिसाइड हुआ था बहुत पहले, जबकि अब बढ़ा देना चाहिए वो, पर 6% भी हमारी गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर पा रही है, तो ये हमारी कमियां हैं। ओके, सो ये हमने देखा कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी यूटिलिटी क्या है, चैलेंजेस क्या हैं। तो होपफुली चैप्टर समझ में आया होगा, कुछ समझ में ना आया हो तो आप जरूर कमेंट्स में डाल के पूछिएगा। अच्छी तरह पढ़िए, अपने चैप्टर्स को पूरा करिए, नोट्स आपके काम आ जाएंगे, इन्हीं से आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे चैलेंजेस फॉर एजुकेशन लिखा हुआ है, इससे क्वेश्चन बना लीजिए आप, व्हाट आर चैलेंजेस फॉर एजुकेशन इन इंडिया, ये आंसर लिख दीजिए आप, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। सो स्टडी हार्ड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बी हैप्पी।